नमस्कार दोस्तों, मैं सुप्रिया स्वागत करती हूँ आपका डिकोड एग्जाम के डेली करंट अफेयर्स की क्लास में। दोस्तों, आज डेली करंट अफेयर्स की क्लास में हम डिस्कस करने जा रहे हैं 10 जनवरी से रिलेटेड करंट अफेयर्स को। तो चलिए जल्दी से आप सभी लोग सेशन से जुड़ जाइए, सेशन को ज्यादा से ज्यादा लोग आप लोग शेयर करें। और जैसा कि मैं हमेशा आप लोगों से कहते हैं, जब भी आप क्लास अटेंड कर रहे हो, चाहे अभी चाहे बाद में, तो अपने साथ एक नोटबुक और एक पेन लेकर के बैठना नहीं भूलें, क्योंकि मैं क्लास के दौरान जब मैं क्वेश्चन आंसर डिस्कस करती हूँ तो जो कुछ भी चीजें न्यूज में रहती है उसकी हर डायमेंशन को टच करने की कोशिश करती हूँ, जिससे कि कहीं से भी कोई भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाए तो आपको ऐसा ना लगे कि ये क्या पूछ लिया, ये तो मैंने कभी पढ़ा ही नहीं था। सारी चीजें आपने पढ़ी हो, कभी ना कभी देखी हो, ये मेरी पूरी कोशिश रहती है। इसलिए कभी कभी ऐसा होता है कि मैं बहुत सारी चीजें आपके पीडीएफ में मेंशन नहीं होता है, लेकिन मैं आपको यहाँ पे बताती हूँ। तो उन पॉइंट्स को, उन फैक्ट्स को भी नोट डाउन करते हुए चला करिए, और ना सिर्फ नोट डाउन करते हुए चलिए बल्कि अब आप लोग रिवीजन भी अपना स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि अब आप लोग के एग्जाम जो है देखिए स्टार्ट हो रहे हैं धीरे धीरे। बहुत सारे कैलेंडर भी आयोग ने जारी कर दिए हैं, तो अब आप लोग अपनी प्रिपरेशन को थोड़ा सा स्पीड दीजिए, रिवीजन भी अपना करते रहिए। तो चलिए सेशन को शेयर कर दिया आप लोगों ने, क्लास स्टार्ट करो। उसके पहले कहना चाहूंगी जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, इससे आपको चैनल से रिलेटेड हर क्लास की वीडियो का प्रॉपर नोटिफिकेशन मिलेगा और आपकी कोई भी क्लास मिस नहीं होगी। चलिए देर नहीं करते हैं और अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। और हमारा आज का सबसे पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा राज्य 122 नए खेल परिसर स्थापित करेगा। तो देखिए, अपने क्षेत्र में, अपने राज्य में खेल को बढ़ावा देना और वहां पे जो खिलाड़ी हैं उनको हर स्तर के लिए तैयार करने के लिए इस राज्य के द्वारा 122 नए खेल परिसर स्थापित किए जा रहे हैं। और ये राज्य कौन सा है? ऑप्शन आप देख रहे हैं, आपके सामने है। वीडियो को पॉज करें, कमेंट बॉक्स में आंसर करिए। तो देखिए, कर्नाटक, महाराष्ट्र, उड़ीसा या फिर गुजरात। करेक्ट आंसर इज बी, महाराष्ट्र सरकार। ठीक है, देखिए महाराष्ट्र के जो वहां के मुख्यमंत्री हैं एकनाथ शिंदे, उन्होंने देखिए अभी हाल ही में बताया है कि वो महाराष्ट्र में जो ग्रामीण क्षेत्र हैं उन ग्रामीण क्षेत्रों में 122 नए खेल परिसर स्थापित करेगी। ठीक है, महाराष्ट्र की सरकार। इस परिसर का उद्देश्य क्या होगा कि देखिए, जो खिलाड़ी होते हैं उन्हें कभी कभी जो है बहुत ज्यादा सहयोग न मिलने के कारण या बहुत सारी चीजों से वो इतने वंचित रह जाते हैं कि उन्हें, उनके अंदर जो कला होती है वो उभर करके नहीं आ पाती है। तो एक तरीके से जो खिलाड़ी हैं उनको हर तरह का सरकार के द्वारा सुविधा दिया जाना, हर तरह का सहयोग प्रदान किया जाएगा, जिससे कि वो अपनी प्रतिभा को ना सिर्फ राष्ट्रीय स्तर पर बल्कि देखा जाए अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी वो निखार सके। ठीक है, तो अपना एक श्रेष्ठ प्रदर्शन कर सके नेशनल लेवल पर, इंटरनेशनल लेवल पर। इस तरह, इसके लिए उनको हर तरह का सहयोग देना, हर तरह की सुविधा देना, यही इस परिसर का क्या होगा? उद्देश्य होगा। ठीक है, यहाँ पे जो है महाराष्ट्र सरकार प्रयास करेगी कि ये जो परिसर है वो गांव, जिला, तालुका, आलिया स्तर पर जो युवा खिलाड़ी हैं, जो आज की यूथ जो एथलीट हैं, जो खिलाड़ी हैं, उनको क्या करना? उनको विकसित करना, ताकि वो अंतर श्रेणी वर्ग के खिलाड़ी सक्षम बनाए जा सके। ठीक है, तो यहाँ पे खिलाड़ियों की पहचान करना, उनकी प्रतिभा को क्या करना? सहयोग देकर के, सुविधा देकर के उस प्रतिभा को राष्ट्रीय स्तर पर, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर लेकर के जाना, यही इस परिसर का क्या होगा? उद्देश्य होगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है दोस्तों की निम्नलिखित में से किसके द्वारा Y20 समिट की थीम, लोगो और वेबसाइट लॉन्च की गई है। वाई समिट क्या है दोस्तों? यूथ समिट। ठीक है, यूथ 20 समिट, इसकी थीम, इसकी लोगो और वेबसाइट लॉन्च किया गया है। क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है किसके द्वारा? तो अमित शाह जी के द्वारा। यहाँ पे देखिए नरेंद्र मोदी जी यानी कि प्रधानमंत्री, और यहाँ पे अनुराग ठाकुर या फिर निर्मला सीतारमण। दोस्तों करेक्ट आंसर सी है। ठीक है, तो अनुराग ठाकुर जी के द्वारा ये किया गया है। तो देखा जाए, ये युवा मामले और खेल मंत्री हैं अनुराग सिंह ठाकुर, और इन्होंने देखा जाए अभी हाल ही में नई दिल्ली में, ठीक है, देश की राजधानी नई दिल्ली में Y20 यानी कि यूथ 20 समिट जो है, यूथ 20 समिट इंडिया के कर्टन रेजर इवेंट हो रहा था, नई दिल्ली में हुआ था। और इसी इवेंट के दौरान इन्होंने Y20 समिट का जो लोगो है, जो थीम है, जो वेबसाइट है, वो लॉन्च किया। तो देखिए यहाँ से हमें दो चीजें पता चल रही हैं। एक तो यूथ 20 समिट इंडिया के जो कर्टन रेजर इवेंट है उसको कहाँ ऑर्गेनाइज किया गया दोस्तों? न्यू दिल्ली में किया गया। और इसी दौरान जो है Y20 समिट का लोगो, थीम, वेबसाइट जो लॉन्च किया गया युवा खेल मंत्री कौन? अनुराग सिंह ठाकुर जी द्वारा। ठीक है, अगर हम Y20 की बात करें कि Y20 क्या है, अगर आपसे कोई पूछ दे तो ध्यान रखिएगा, भारत जैसा कि G20 की अध्यक्षता कर रहा है और G20 का ये आधिकारिक यूथ
एंगेजमेंट ग्रुप है, ध्यान रखिएगा यूथ। और ये ध्यान रखिएगा यहाँ पे जो है दुनिया की सबसे बड़ी सबसे उन्नत अर्थव्यवस्थाओं के लिए एक मंच प्रदान करेगा, ठीक है। और ये इसकी मेजबानी भारत जो है पहली बार कर रहा है। Y20 शिखर सम्मेलन की मेजबानी भारत पहली बार करने जा रहा है। इस सम्मेलन का देखा जाए U20 जो है एंगेजमेंट ग्रुप में भारत का फोकस देखिए क्या होगा, जितने भी जो युवा लीडर हैं, ठीक है, युवा लीडर को एक मंच पर लाना ताकि उनसे ये एक तरीके से चर्चा किया जा सके कि किस तरीके से क्या हो बेहतर कल को बनाने के लिए इस सब पे किस तरह से विचार विमर्श किया जा सके, तो इस पे चर्चा होगी, ठीक है। तो एक तरीके से यूथ को जो है यूथ का किस तरीके से हमारे आने वाले भविष्य में क्या योगदान होगा और किस तरीके से जो हमारी आने वाली जनरेशन है उनका एक तरीके से उनका क्या मार्गदर्शन होना चाहिए कि वो हमारे देश की प्रगति में जो है अपना पूरा योगदान दे सके, ये सारी चीजों पर इस Y20 समिट के दौरान जो है चर्चा की गई, ठीक है। ध्यान रखिएगा ये एक तरीके का आधिकारिक मंच है, किससे जुड़ा हुआ दोस्तों, तो G20 आधिकारिक यूथ एंगेजमेंट ग्रुप है, ठीक है, उसी का। आइए अगले प्रश्न पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि फरवरी 2023 में भारत में कहां पहली बार फार्मूला ई वर्ल्ड चैंपियनशिप रेस आयोजित की जाएगी। देखिए भारत जो है इस साल कई सारे खेलों का आयोजन कर रहा है, कई सारे खेल पहली बार भारत, देखिए यहाँ पे पहली बार फार्मूला ई वर्ल्ड चैंपियनशिप रेस का आयोजन करने जा रहा है भारत, तो इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जा रहा है। देखिए फरवरी में होने वाला है फार्मूला 1 रेस और ये भारत जो है कहां पे कर रहा है भारत में, तो देखिए ऑप्शन आपका सी यानी कि हैदराबाद, तेलंगाना की जो कैपिटल है हैदराबाद में इसका आयोजन किया जाएगा फरवरी में। आइए इसके बारे में बात कर लेते हैं। तो भारत जैसा कि जानते हैं पहली बार ABP FIA फार्मूला ई वर्ल्ड चैंपियनशिप रेस का आयोजन करने जा रहा है, कहां पे, हैदराबाद में, ठीक है। 11 फरवरी 2023 को करने जा रहा है और हैदराबाद में ये जो होने वाली रेस है, ठीक है, फार्मूला ई के सीजन 9 की चौथी रेस होगी, ठीक है। अगर हम बात करें यहाँ पे इसके प्रमोटर कौन है, किसके द्वारा इसको ऑर्गेनाइज किया जाएगा इस पूरे रेस को, तो भारत में जो फार्मूला ई रेस का आधिकारिक प्रमोटर फार्मूला ई और तेलंगाना सरकार के साझेदारी में निजी फर्म कौन सी नेक्स्ट जो है एक्स नेक्स्ट जेन, इसके द्वारा इसका आयोजन किया जाएगा, ठीक है, ये चीज ध्यान रखेगा। इसके माध्यम से सरकार देखिए किस लक्ष्य को अपने प्राप्त करने की कोशिश करेगी, तो यहाँ पे जो है फार्मूला 1 जो है इसका जो एक तरीके से सरकार का ये लक्ष्य है कि फार्मूला ई वर्ल्ड चैंपियनशिप की मेजबानी करके हैदराबाद जो है दुनिया के शीर्ष शहरों में एक बन सकेगा, ठीक है। तो हैदराबाद को दुनिया के शीर्ष शहरों में टॉप क्लास की सिटी में बनाने के लिए जो है इसको ऑर्गेनाइज यहाँ पे इस चैंपियनशिप की जो है मेजबानी हैदराबाद कर रहा है। और ये आयोजन ध्यान रखिएगा जलवायु के अनुकूल होगा क्योंकि यहाँ पे शुद्ध शून्य कार्बन खेल है, ठीक है। यहाँ पे किसी भी तरह का इस खेल के दौरान इस चैंपियनशिप के दौरान किसी भी तरह का कोई कार्बन का उत्सर्जन नहीं होगा और जिसकी वजह से ये पर्यावरण अनुकूल है और ध्यान रखिएगा शुद्ध शून्य कार्बन खेल है, ठीक है। तो ये चीज ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है ये। अगला प्रश्न है हमारा कि निम्न में से किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में वैली सस्पेंशन ब्रिज का उद्घाटन किया गया है। देखिए लगातार हम लोगों ने बात किया सस्पेंशन ब्रिज, अभी देखिए हमारे रक्षा मंत्री जी ने कई सारे अरुणाचल प्रदेश में भी जो है एक ब्रिज का उन्होंने उद्घाटन किया और अभी देखिए फिर से उन्होंने वैली सस्पेंशन ब्रिज का उद्घाटन किया है। तो यहाँ पे ऑप्शन आप देख रहे हैं असम, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश या फिर जम्मू कश्मीर। दोस्तों इसका करेक्ट आंसर है डी, जम्मू कश्मीर में, ठीक है। जम्मू कश्मीर में इसका जो है उद्घाटन किया गया है। इंपॉर्टेंट देखिए जब भी कोई ब्रिज बनती है, पुल बनता है तो किसी नदी पे बनता है, तो आपके लिए इंपॉर्टेंट ये होता है कि किस राज्य में है या किस केंद्र शासित प्रदेश में है, किस नदी पर है, ठीक है, ऊंचाई कितनी है उसकी, ये सारी चीजें आपसे पूछी जाती है। तो ये केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर में वैली सस्पेंशन ब्रिज का उद्घाटन किया गया है और ये देखिए किसके द्वारा किया गया है, तो जो हमारे रक्षा मंत्री हैं राजनाथ सिंह ने किया है जम्मू कश्मीर में। ध्यान रखिएगा वर्चुअली रूप से किया इन्होंने, किस नदी पर, इंपॉर्टेंट ये देखिए चिनाब नदी पर, ठीक है, चिनाब नदी पर ये वैली सस्पेंशन ब्रिज का शुभारंभ किया गया है राजनाथ सिंह जी के द्वारा। आपको स्क्रीन पे इसकी जो है पिक्चर दिख रही होगी इस ब्रिज की। अगर हम देखें इस ब्रिज की ऊंचाई देखिए कितने फुट है, तो ये 240 फुट ऊंचाई पे ये बना है, ठीक है, ऊंचा है ये ब्रिज 2 फुट ऊंचे। वैली सस्पेंशन ब्रिज का जो निर्माण किया गया है वो सीमा सड़क संगठन के द्वारा किया गया, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा इसका पूरा जो है निर्माण कार्य किया गया। इस जो है ब्रिज की क्षमता देखा जाए तो एक बार में जो है ये 40 टन सिंगल व्हीकल की भार क्षमता वाले ब्रिज में
लकड़ी की सजावट की गई। ठीक है, तो एक बार में ये देखिए 40 टन सिंगल व्हीकल को ये अपने जो है इसका लोड ये संभाल सकता है, ये पूरा ब्रिज। ठीक है, तो जम्मू कश्मीर में किया गया। चलिए आप मुझे कमेंट बॉक्स में आंसर करिए कि अभी कुछ ही दिन पहले मैंने आपसे बताया था कि राजा सिंह ने अरुणाचल प्रदेश में एक ब्रिज का उद्घाटन किया, उस ब्रिज का नाम क्या है। ठीक है, आप मुझे उसका कमेंट बॉक्स में आंसर करिए, किस नदी पर है ये बताइए। चलिए अगला प्रश्न है हमारा कि निम्नलिखित में से किस राज्य में देश का कोयला गैसीकरण आधारित तलचर उर्वरक संयंत्र स्थापित किया गया। यानी कि कोयले को गैस में परिवर्तित करना, यही एक संयंत्र है। तो कोयला गैसिफिकेशन, ठीक है, कोयला गैसीकरण आधारित तलचर उर्वरक संयंत्र को स्थापित किया जा रहा है राज्य में, किस राज्य में, देश में, और ये पहला है तो उड़ीसा, झारखंड, छत्तीसगढ़ या फिर बिहार। दोस्तों करेक्ट आंसर इज ए। ठीक है, उड़ीसा में, उड़ीसा राज्य में देश का कोयला गैसीकरण आधारित तलचर उर्वरक संयंत्र स्थापित किया जा रहा है। ठीक है, यहाँ पे हम बात करें ये देश का पहला है। ठीक, देश का पहला कोयला गैसीकरण आधारित तलचर उर्वरक संयंत्र है, जो कि देखिए माना जा रहा है कि ये अगले वर्ष यानी कि ध्यान रखिएगा 2024 में ये उड़ीसा में तैयार हो जाएगा। ठीक है, इसकी जानकारी देखिए किसके द्वारा दिया गया है। तो इसकी जो जानकारी है वो केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री, रसायन और उर्वरक मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया के द्वारा जो है ये दिया गया। ध्यान रखिएगा ये देश का पहला गैसीकरण आधारित तलचर उर्वरक संयंत्र है। ठीक है, फर्टिलाइजर यहाँ से बनेगा। ठीक है, कोयले को गैस में पहले परिवर्तित करके उससे उसका उत्पादन करना। ठीक है, इससे देखा जाए यहाँ पे जो है इस संयंत्र का जो तलचर संयंत्र है इसमें यूरिया उत्पादन के लिए कोयला गैसीकरण तकनीकी का प्रयोग होगा। तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा किसका, यूरिया का उत्पादन के लिए। ठीक है, फर्टिलाइजर को बनाने के लिए किसका, कोयले को जो है कोयले का गैसीकरण तकनीकी का प्रयोग किया जाएगा। और इस संयंत्र में जो स्थापित होने वाली यूरिया, ध्यान रखिएगा इस संयंत्र के स्थापित होने से, जब ये संयंत्र स्थापित हो जाएगा, जब ये प्लांट लग जाएगा और वहां के इस संयंत्र से कोयले के गैसिफिकेशन के द्वारा जब हम उर्वरक, जब फर्टिलाइजर जो है फर्टिलाइजर का उत्पादन हम करेंगे, तो हम देखिए अभी वर्तमान में बहुत सारा जो है फर्टिलाइजर दूसरे देशों से मंगाते हैं, हमारी निर्भरता दूसरे देशों पे। तो इससे एक तरीके से हम आयात जो है, जो दूसरे देशों पे हमारी निर्भरता है किसके लिए, यूरिया के लिए, वो हमारी कम होगी। तो ये काफी ज्यादा, ये प्लांट जब स्टार्ट हो जाएगा तो हम बहुत ज्यादा जो है इंपोर्ट जो करते हैं दूसरे देशों से यूरिया का, वो हमारा कम होगा, निर्भरता कम होगी। आइए बात करते हैं किसके बारे में, कोयला गैसीकरण क्या है भाई, कोल गैसिफिकेशन क्या है। तो ध्यान रखिएगा ये कोयले को, ध्यान रखिएगा, संश्लेषण गैस, सिंथेसिस गैस में बदल देता है। ठीक है, जिसे हम क्या कहते हैं दोस्तों, सीन गैस। ध्यान रखिएगा जो कोयले को जो एक तरीके से गैसीकरण, कोयला गैसीकरण क्या है, यहाँ पे गैसिफिकेशन क्या है, तो कोयले को संश्लेषण गैस में परिवर्तित करना, और इसे क्या कहेंगे, सीन गैस कहेंगे। सीन गैस में देखिए क्या क्या मिश्रण, कौन कौन सी गैसें मिली रहती है। तो यहाँ पे हमें दिख रहा है हाइड्रोजन, कार्बन मोनोऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड, ये सारी गैसें जो है उसमें मिली रहती हैं। सीन गैस का देखिए उपयोग यहाँ पे हो सकता है, तो बिजली के उत्पादन में, ठीक है, उर्वरक जैसे जो रासायनिक उत्पाद है उनके निर्माण में, और भी बहुत सारे जो है चीजों के उत्पादन में इसका हम इस्तेमाल किया जा सकता है। कोयला गैसीकरण प्रक्रिया की बात करें दोस्तों तो ये अत्यधिक संभावनाओं से युक्त है, क्योंकि ध्यान रखिएगा कोयला जो है दुनिया भर में प्रचुर मात्रा में उपलब्ध जीवाश्म ईंधन है, और इसके अतिरिक्त इसमें निम्न श्रेणी के कोयले का भी उपयोग किया जा सकता है। तो भारत में देखिए निम्न श्रेणी की कोयला बहुत ज्यादा है, तो उसका भी एक तरीके से प्रयोग किया जा सकता है, और उससे क्या कर सकते हैं हम, यूरिया और बिजली का उत्पादन, ये सब चीजें हम कर सकते हैं, और दूसरे देश पे अपनी निर्भरता को कम किया जा सकता है। ठीक है, तो कोल गैसिफिकेशन के बारे में ध्यान रखिएगा, और ये भी ध्यान रखिएगा इसमें किन किन गैसों का मिश्रण है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि निम्न में से किसे अखिल भारतीय रत्न एवं आभूषण परिषद का चेयरमैन नियुक्त किया गया है। ठीक है, तो अखिल भारतीय रत्न और आभूषण परिषद का जिसे चेयरमैन नियुक्त किया गया, ऑप्शन आपके सामने दिख रहा है, जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर करें आप सभी लोग। ठीक है, आंसर करने में इतना क्यों आप लोग कोताही बरतते हैं, ठीक है, थोड़ा सा एक्टिव रहा करिए आंसर देने में। आप लोग काफी स्मार्ट है, मुझे पता है आप लोग काफी अच्छी प्रिपरेशन भी करते हैं और काफी अच्छा आंसर करते हैं, तो आंसर देने में बिल्कुल भी कोताही नहीं बरता करिए, जल्दी जल्दी आंसर क्या करिए। देखिए इसका करेक्ट आंसर है संयम मेहरा। ठीक है, संयम मेहरा को देखिए अखिल भारतीय रत्न एवं आभूषण परिषद का चेयरमैन बनाया गया है।
स्क्रीन पे आप इनकी तस्वीर देख सकते हैं। तो जो अखिल भारतीय रत्न और आभूषण घरेलू परिषद है उसके जो सदस्य हैं उन्होंने, ध्यान रखिएगा, संयम मेहरा को क्या किया, उद्योग निकाय का चेयरमैन नियुक्त किया है। कितने साल के लिए दोस्तों? तो 2 साल की अवधि के लिए नियुक्त किया है। तो ये देखिए इस पद पर, अखिल भारतीय रत्न और आभूषण परिषद के पद पर ये 2 साल तक बने रहेंगे, 2023-2024। कौन दोस्तों? संयम मेहरा। इसी के साथ साथ इनके सदस्यों ने वाइस चेयरमैन भी चुना है, किसे? राकेश रोकड़े को चुना है। ठीक है, यहाँ पे बात करें अखिल भारतीय रत्न और आभूषण घरेलू परिषद की बात करें तो ये देखा जाए विनिर्माताओं, थोक विक्रेताओं, खुदरा विक्रेताओं, ठीक है, होलसेल और यहाँ पे रिटेल, वितरकों, यहाँ पे वितरकों, प्रयोगशालाओं, रत्न विज्ञानियों, ठीक है, माफ करिएगा, यहाँ पे रत्न विज्ञानियों, यहाँ पे डिजाइनर और संबद्ध सेवा प्रदाताओं, उद्योग समेत जुड़े लगभग 6 लाख से अधिक लोगों एवं कंपनियों का प्रतिनिधित्व करता है। ठीक है, तो इस क्षेत्र में जितने भी आभूषण से संबंधित जो क्षेत्र है, इन सारे लोगों से संबंधित जो लोग हैं, लगभग 6 लाख से अधिक लोगों का ये कंपनी जो है एवं कंपनियों का ये क्या करता है, प्रतिनिधित्व करता है। कौन? अखिल भारतीय रत्न एवं आभूषण घरेलू परिषद। और इसी के चेयरमैन बनाए गए हैं संयम मेहरा 2 वर्षों के लिए। ठीक है, ध्यान रखिएगा, 2023-24 के लिए। और यहाँ पे वाइस चेयरमैन बनाए गए राकेश रोकड़े। ठीक है, आइए बात करते हैं अगले प्रश्न पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि हाल ही में चर्चा में रहा गंगा सागर मेला किस द्वीप पर आयोजित किया जाता है? देखिए अभी हाल फिलहाल में आप लोगों ने देखा होगा गंगा सागर मेला, ठीक है, जिसे राष्ट्रीय, ठीक है, राष्ट्रीय दर्जा दिए जाने की बात की गई है, राष्ट्रीय उत्सव का दर्जा, और ये भी चर्चा में रहा है। और ये किस द्वीप पर आयोजित किया जाता है? हेनरी द्वीप, ठीक है, घोरमारा द्वीप, सागर द्वीप या फिर जम्बू द्वीप। ठीक है, यहाँ पे ध्यान रखिएगा, जम्बू नहीं जम्बू द्वीप है। और करेक्ट आंसर सी है, सागर द्वीप पे इसको मनाया जाता है, गंगा मेले को आयोजित किया जाता है। ठीक है, तो ये गंगा सागर जो मेला है इसका आयोजन सागर द्वीप पे किया जाता है। और सागर द्वीप ध्यान रखिएगा कहाँ है? तो यहाँ पे जो पश्चिम बंगाल के, यहाँ पे कोलकाता, ठीक है, कोलकाता के दक्षिण में, ध्यान रखिएगा, जो बंगाल की खाड़ी है वहां पे महाद्वीपीय शैल पर स्थित ये गंगा डेल्टा में स्थित एक द्वीप है। और ये सुंदरवन का हिस्सा है। आप यहाँ पे देखिए ये वेस्ट बंगाल है, और वेस्ट बंगाल के बिल्कुल साउथ में जाएंगे तो यहाँ पे देखिए गंगा डेल्टा है। ठीक है, यहाँ पे गंगा डेल्टा है और उसी पर ये द्वीप स्थित है, सागर आइलैंड आप देख सकते हैं। ठीक है, ये यहाँ पे जो है सुंदरवन डेल्टा, जो कि विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है, यहाँ पर ही ये द्वीप स्थित है। और अभी हाल फिलहाल में बात किया जाए जो वहां की वेस्ट बंगाल की, यानी कि जो यहाँ पे पश्चिम बंगाल की जो मुख्यमंत्री हैं ममता बनर्जी, उन्होंने भाई केंद्र सरकार से आवेदन किया है कि जो गंगा सागर मेला है उस मेले को क्या करें, राष्ट्रीय दर्जा देने की बात की है, राष्ट्रीय दर्जा देने की मांग की है केंद्र सरकार से। कारण क्या है? जब इसे राष्ट्रीय जो है उत्सव डिक्लेयर किया जाएगा केंद्र सरकार की तरफ से तो उसे बहुत सारा क्या किया जाएगा, फंड मिल सकेगा। ठीक है, तो यहाँ उद्देश्य क्या है, फंड को प्राप्त करने के लिए जो है वहां की मुख्यमंत्री, यानी कि पश्चिम बंगाल की जो मुख्यमंत्री हैं ममता बनर्जी, उन्होंने गंगा सागर मेले को क्या कहा है कि राष्ट्रीय दर्जा देने की मांग की है। ठीक है, मेले की बात करें, देखिए अब इसको अभी शुरू हुआ है, ये 8 तारीख को ये शुरू किया गया है। पश्चिम बंगाल के जो दक्षिण 24 परगना जिले में ये शुरू हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे जिले के जो सागर द्वीप है वहां पे 8 तारीख से शुरू हुआ ये मेला, 17 जनवरी तक चलेगा। ठीक है, आयोजित किया जाएगा। ठीक है, ये चीज ध्यान रखिएगा। तो ये जो गंगा सागर मेला है पश्चिम बंगाल में जो है आयोजित किया जाता है, किस द्वीप पे? तो सागर द्वीप पे। सागर द्वीप किससे संबंधित है? पश्चिम बंगाल से। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस बैंक ने जहां बंधन वहां ट्रस्ट अभियान शुरू किया है? यानी कि जहां बंधन है वही विश्वास है। इस अभियान को शुरू किसके द्वारा किया गया, किस बैंक के द्वारा? ऑप्शन आपके सामने दिख रहा है दोस्तों, और आपको जो अभियान से ही पता चल जा रहा होगा, बंधन नाम आ रहा है, बंधन यानी कि बंधन बैंक। ठीक है, तो जहां पे भाई बंधन बैंक है वहीं पे विश्वास है। इस अभियान को शुरू किया गया बंधन बैंक के द्वारा। तो यहाँ पे देखिए वर्धन जो बंधन बैंक है उसके ब्रांड एम्बेसडर कौन है, ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो सौरभ गांगुली। ठीक है, सौरभ गांगुली जो है वो बंधन बैंक के ब्रांड एम्बेसडर हैं। और इन्हीं के साथ बंधन बैंक ने एक अभियान शुरू किया है जिसका नाम है बंधन, जहां बंधन वहां ट्रस्ट। ठीक है, अभियान देखिए क्यों है, क्या है, क्या बताने की इस अभियान के माध्यम से बंधन बैंक क्या उद्देश्य देना है, क्या उद्देश्य या क्या बताना चाह रहा है? तो एक तरीके से ये जो अभियान है उस विश्वास पर जोर देता है जो कि बैंक के रूप में, ठीक है, बंधन बैंक के रूप में लगभग 7 अवधि में
और पिछले जो है 20 दशक में बैंक से पहले भी जो विभिन्न अवतारों में अर्जित करने में सक्षम रहा। तो एक तरीके से ये जो संस्था रही, पहले जो कंपनी थी, जो कुछ भी था, ये देखिए 7 वर्षों से एज अ बैंक के रूप में काम करी, बैंक बंधन बैंक के रूप में। और उसके पहले भी जो है इससे जो 2 दशक यानी कि लगभग 20 साल तक जो इसने कार्य किया विभिन्न अवतारों में, विभिन्न सेक्टर्स में, उसमें जो इसने विश्वास अर्जित किया है लोगों का, उसी विश्वास पर ये जोर देता है, उसी विश्वास को ये लाना चाहता है इस सब अभियान के माध्यम से। जहां बंधन वहां ट्रस्ट अभियान की जो कल्पना है वो देखिए लियो बर्नेट ऑर्चर्ड द्वारा दी गई थी, जिसे अगस्त 2022 में बंधन बैंक की रचनात्मक एजेंसी के रूप में लाया गया था। ठीक है, तो बंधन बैंक, और आप मुझे बताइए बंधन बैंक का जो है हेडक्वार्टर कहाँ है, आप मुझे कमेंट बॉक्स में आंसर करिए। बंधन बैंक, और बंधन बैंक चूंकि कुछ ही साल पहले अभी स्टैब्लिश हुआ था, तो आप मुझे बताइए किस ईयर में बंधन बैंक आया था। ब्रांड एम्बेसडर आप देख ही रहे सौरभ गांगुली। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है हमारा कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने जाति सर्वेक्षण प्रारंभ किया है। ठीक है, तो जाति सर्वेक्षण जो प्रारंभ किया गया है, असम, बिहार, मध्य प्रदेश या फिर उत्तर प्रदेश। करेक्ट आंसर इज बी, बिहार। ठीक है, बिहार सरकार के द्वारा जो है जाति सर्वेक्षण आरंभ किया गया है। तो जो बिहार की सरकार है उसने अभी राज्य के जो विभिन्न हिस्से हैं वहां पे जाति सर्वेक्षण शुरू कर दिया है। और यहाँ पे जो है इस सर्वेक्षण के दौरान जो प्रत्येक परिवार है, ठीक है, उसकी जो आर्थिक स्थिति के साथ साथ केवल जाति, ध्यान रखिएगा उपजाति नहीं शामिल की, सिर्फ जाति को सूचीबद्ध किया जाएगा। तो वहां पे हर परिवार की क्या आर्थिक स्थिति है, उसके साथ वो किस जाति से संबंधित है, ये सारी चीजें इस जो है जाति सर्वेक्षण के अंतर्गत क्या किया जाएगा, सूचीबद्ध किया जाएगा। और साथ ही साथ जो है इस सर्वेक्षण में जितने भी परिवार हैं बिहार के, उनकी आर्थिक स्थिति को विधिवत उल्लेख किया जाएगा, जिससे कि देखिए जब उनके बारे में पता रहेगा कि हमारे मतलब एक सरकार को जब अपने लोगों के बारे में पता होगा कि हर परिवार की क्या आर्थिक स्थिति है, और बहुत सारी जाति संबंधित बहुत सारे ऐसे ध्यान रखिएगा योजनाएं होती हैं लोगों से संबंधित, तो उन तक जो है योजनाएं पहुंचे, लोगों का आर्थिक विकास हो सके। ठीक है, इस कारण से यह सर्वेक्षण कराया गया है। तो इस जाति सर्वेक्षण से देखिए वंचित वर्ग, जो वंचित वर्ग है, ठीक है, उनका उत्थान करा जा सकेगा। तो उनके उत्थान के लिए अपेक्षित उपाय करने में मदद मिलेगी। तो एक तरीके से लोगों की आर्थिक स्थिति जान करके लोगों तक जो वंचित वर्ग है उनके जो है उपाय करेगी सरकार, उनके लिए कुछ योजनाएं वगैरह लाएगी और क्या करेगी, इससे उनका जो है लाभ होगा, इससे उनका उत्थान किया जा सकेगा इसके माध्यम से। सर्वेक्षण में देखा जाए तो लगभग कितने जनसंख्या, तो 12.7 करोड़ जनसंख्या को कवर किया जाएगा। और कितने घर, तो 2.58 करोड़ घर को कवर किया जाएगा। और ये जो पूरा सर्वेक्षण यहाँ पे जनसंख्या आधारित जो यहाँ पे सर्वेक्षण है वो इसी साल यानी कि 31 मई 3 चरण में होगा, 31 मई 2023 को पूरा होगा। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा इसको। बाकी चलिए अगले प्रश्न, और आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है कि गुजरात में कहां अंतरराष्ट्रीय पतंग महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है। देखिए गुजरात के कई सारे जिलों में किया जा रहा है, लेकिन ध्यान रखिएगा यहाँ पे एक प्रश्न यूं होना चाहिए था कि आयोजन शुरू किया गया है। ठीक है, तो सबसे पहला जो है शुरुआत किस जिले से की गई है अंतरराष्ट्रीय पतंग महोत्सव की, सूरत, गांधीनगर, राजकोट या फिर अहमदाबाद। दोस्तों करेक्ट आंसर इज, ठीक है, डी, अहमदाबाद। ठीक है, तो यहाँ पे साबरमती नदी जो है वहां से इसका उद्घाटन किया गया, 8 जनवरी से शुरुआत की गई है गुजरात के अहमदाबाद से। कहाँ, क्या चीज का, अंतरराष्ट्रीय पतंग महोत्सव, इंटरनेशनल काइट फेस्टिवल की शुरुआत की गई है गुजरात के अहमदाबाद से। इसका जो उद्घाटन किया गया है इस फेस्टिवल का, गुजरात के जो मुख्यमंत्री हैं भूपेंद्र पटेल जी के द्वारा इस महोत्सव का उद्घाटन किया गया है। ये जो महोत्सव है ध्यान रखिएगा ये आयोजित किया जा रहा है किस थीम पर, तो जो गुजरात पर्यटन के द्वारा इसको आयोजित किया जा रहा है। तो ध्यान रखिएगा जो G20 की थीम है, ध्यान रखिएगा क्या, वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर, यानी कि एक ही पृथ्वी है, इस पृथ्वी पे रहने वाले लोग सभी लोग एक ही परिवार है और सभी लोगों का क्या है, एक फ्यूचर है। इसी थीम पर G20 और इसी थीम पर जो है इसे यानी कि अंतरराष्ट्रीय पतंग महोत्सव को आयोजित किया जा रहा है। इस महोत्सव में बहुत सारे देश के लोग भाग ले रहे हैं, तो लगभग 68 देश के लोग इसमें भाग ले रहे हैं, जिसमें से देखिए ऑस्ट्रेलिया है, कनाडा, रूस, जर्मनी, इटली, इजराइल, मैक्सिको, ये सारे देश शामिल हैं। अंतरराष्ट्रीय पतंग महोत्सव की दोस्तों बात किया जाए तो इसकी शुरुआत देखिए कब हुई थी, 1989 में शुरू किया गया था और हर साल ये देखिएगा 14 जनवरी को ये मनाया जाता है। और यहाँ पे इस महोत्सव को गुजरात में देखिए अन्य नाम से जाना जाता है, उत्तरायण या फिर मकर संक्रांति, इस नाम से इसे जाना जाता है। ठीक है, तो दोस्तों ये था हमारा आज का 10 MCQ। चलिए अब बात करते हैं फैक्ट्स ऑफ द डे की।
हमारा पहला फैक्ट्स ऑफ द डे है आज का कि पुस्तक ह्यूमन एनाटॉमी के लेखक हैं। कौन है दोस्तों? डॉक्टर A.K. द्विवेदी। ठीक है, तो देखिए बुक एंड ऑथर से रिलेटेड आपके एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और यहाँ पे देखिए एक बुक है जिसका अभी हाल फिलहाल में विमोचन किया गया है। क्या नाम है दोस्तों? ह्यूमन एनाटॉमी, और इसके जो लेखक हैं डॉक्टर A.K. द्विवेदी। नेक्स्ट हमारा फैक्ट्स ऑफ द डे है कि ऑस्ट्रेलिया की महिला क्रिकेटर जिन्होंने स्वयं अपनी मूर्ति का अनावरण किया है, क्या नाम है इनका? बेलिंडा क्लार्क। तो ये ऑस्ट्रेलिया की महिला क्रिकेटर है, इन्होंने अपनी खुद की जो है प्रतिमा का अनावरण किया है। वहीं अगला हमारा फैक्ट्स है कि भारतीय रेलवे का सबसे लंबा पूर्ण स्वचालित ब्लॉक सिंगलिंग खंड बनाया गया। कहां दोस्तों? गाजियाबाद पंडित दीनदयाल उपाध्याय खंड। कितना लंबा है? तो 762 किलोमीटर लंबा है। वहीं बात किया जाए एक लघु कथाओं का संग्रह है, ठीक है, लघु कथाओं का संग्रह, क्या नाम है? प्रणवायु। उसके लिए उड़क कुछल पुरस्कार 2022 के लिए चुना गया है। किसको? लेखक अंबिका सुथन मंडल। ठीक है, ध्यान रखिएगा, ये इनके अंबिका के द्वारा ये लिखा गया है लघु कथाओं का संग्रह प्रणवायु, और इसके लिए इनको उड़क कुछल पुरस्कार 2022 के लिए चुना गया है। वहीं आज का हमारा लास्ट जो है फैक्ट्स ऑफ द डे है कि भारत हाल ही में भारत के 79वें ग्रैंड मास्टर बने हैं। ठीक है, कौन? प्रणेश एम। ठीक है, ये तमिलनाडु के हैं, प्रणेश एम। तो दोस्तों ये था आज का हमारा करंट अफेयर्स, जिसके दौरान हम लोगों ने 10 MCQ और साथ ही साथ फैक्ट्स ऑफ द डे देखा। बहुत सारा क्वेश्चन तो मैंने नहीं पूछा, कुछ क्वेश्चन आपसे पूछे मैंने, उसका आंसर करिएगा। बाकी डेली करंट अफेयर्स की PDF जो है वो आपको टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाएगी। अभी कुछ इश्यू आ रहा है, डाउनलोड नहीं हो रहा था, लेकिन उसको जल्दी ठीक हो जाएगा वो। बाकी आप लोग डेली करंट अफेयर्स फॉलो करते रहिए जब तक PDF आपकी ठीक मिल रही है। ठीक है, देखिए उसके लिए भी परेशान हुआ करिए, क्लास को बस अटेंड करिए, इससे आप खुद ही बहुत सारी चीजें मेमोराइज हो जाएंगी, तैयार हो जाएंगी। ठीक है, रेगुलर बस बने रहिए, ये इंपॉर्टेंट है। बाकी फिर मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बाय, हैव अ गुड डे, स्टे सेफ एंड स्टे हैप्पी।